हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में स्टेनो डिक्टेशन 80, 90 तथा 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। भारत में जर्मन प्रचार पर यद्यपि प्रतिबंध लगा दिया गया है और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की घोषणा की जा चुकी है। भारत रक्षा कानून के मातहत कार्रवाइयाँ भी वृद्धि पर हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीयों के मन से खतरे का भाव बिल्कुल निकल गया है। साधारणतः दो तरह का खतरा लोगों के मन में है। युद्ध में जर्मनी की विजय पर ब्रिटिश सत्ता के कमज़ोर पड़ जाने की हालत में किसी बाह्य शक्ति के भारत पर आक्रमण का और ब्रिटिश सत्ता को कमज़ोर पड़ते देखकर देश के उपद्रवी वर्ग का इनमें से पहली संभावना तो असंभव सी कल्पना है, क्योंकि जर्मनी की अब तक की सफलता के बावजूद विशेषज्ञों का यही ख्याल है कि पिछले महायुद्ध की तरह इस बार भी अंतिम विजय मित्र पक्ष की ही होगी। जब तक ऐसे विश्वास की जरा सी भी गुंजाइश रहेगी, तब तक किसी बाह्य शक्ति के भारत पर आक्रमण की संभावना नहीं हो सकती। फिर अगर हम यह मान भी लें कि ऐसा संभव है, तो भी जब तक खुद सरकार हमें उसके लिए तैयार न करे, तब तक आज की सी परिस्थिति में अपने आप हम तैयारी भी क्या कर सकते हैं। तब दूसरी संभावना की तरह ध्यान देना और उसके लिए तैयारी करना हमारा काम रह जाता है। कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने जो देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया, उसने सप्तरी जिले के मलर सदा की नौकरी छीन ली थी और बीती 19 मई को भूख ने उनसे उनकी सांसें छीन ली। सदा की मौत के करीब 2 हफ्ते बाद बीते बुधवार को सरकार ने दावा किया कि महामारी को नियंत्रित करने और ज़रूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए उसने 10 अरब रुपए खर्च किए हैं। सदा की मृत्यु के उलट सरकार के दावे बेहद भव्य हैं और आप सब देख रहे हैं कि हमारा तंत्र समाज के सबसे संवेदनशील वंचित तबके की सुरक्षा में किस कदर नाकाम रहा है, जबकि ऐसे लोगों को इस वक्त उसकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मलर सदा की तरह देश में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनकी आजीविका इस लॉकडाउन में छिन गई और अब वे भूख व कुपोषण से जूझ रहे हैं। सरकार को
मलर की मौत की जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार ने राहत बंटवारे के तहत विशाल धनराशि खर्च की है। यह बात अर्ध सत्य है। असली चिंता की बात यह है कि इस राहत पैकेज से गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। स्थानीय स्तर पर वितरित राहत पैकेज ज़रूरतमंद गरीबों तक पहुंचने की बजाय कथित तौर पर संपन्न और ताकतवर लोगों के पास पहुंच गए। जो राहत पैकेज ज़रूरतमंदों तक ही न पहुंच पाए, उसका बंटना या न बंटना बिल्कुल एक बराबर है। यही नहीं, सरकार ने जो खाद्यान्न बांटे वे या तो सड़े हुए थे या फिर पकाने लायक भी न रह गए थे। यह सीधा सीधा गरीबों की गरिमा पर हमला था। अविवेकपूर्ण लॉकडाउन के कारण गरीबों ने अपनी आजीविका खोई है, गरिमा नहीं। भोजन का अधिकार नागरिकों का वह अधिकार है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। तब तो और जब वे भूखमरी के कगार पर हैं, उनके सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। सरकार को प्रोपगेंडा गढ़ने की बजाय अपने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर ध्यान देना चाहिए। देश के अनेक हिस्सों, खासकर राजधानी में उद्यमियों ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन शुरू कर दिया है। यह सरकार के लिए चेतावनी की घंटी है। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं तथा आपको वहां इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी मिल जाएगी। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोरोना से लड़ाई में न्यूजीलैंड की कामयाबी जितनी सुखद है, उससे कहीं ज़्यादा अनुकरणीय है। लगभग 1 महीने से वहां संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया और एकमात्र सक्रिय मरीज का ठीक हो जाना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कोई आश्चर्य नहीं, न्यूजीलैंड और उसकी प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न की तारीफ करते हुए दुनिया के तमाम देशों को देखना चाहिए कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसे सफलतापूर्वक लड़ी जा सकती है। जैसे ही न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले 100 तक पहुँचे थे, वहाँ पूरी कड़ाई से लॉकडाउन लगाया गया था। लोगों ने भी घर से निकलना उचित नहीं समझा। सरकार की अपील और दिशा निर्देशों की पालना में सबने खुद को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री जेसिंडा ने शुरू में ही कह दिया था, हमारे पास कुछ करने का मौका है, आइए
वायरस के खिलाफ कुछ ऐसा करें जो कोई देश नहीं कर पाया है। जेसिंडा पहले ही अपने लोगों का विश्वास जीत चुकी है, तो लोगों ने भी पूरे प्रयास से उस विश्वास को मजबूती दी। जब कोरोना का आखिरी मरीज भी ठीक हो गया, तब प्रधानमंत्री ने अनायास नृत्य किया और देश से भी अपनी खुशी साझा की। यह उस देश के लिए वाकई उत्सव का समय है। यदि अब कोरोना संक्रमण बाहर से नहीं आता है, तो न्यूजीलैंड को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर है, वहाँ लॉकडाउन मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी खुला है। दुनिया के लिए यह अध्ययन का विषय है कि न्यूजीलैंड ने ऐसा कैसे कर दिखाया। अव्वल तो कड़ाई से लागू किया गया लॉकडाउन पहला कारण है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कोरोना की जांच में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना। औसतन प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से करीब 2200 की कोरोना जांच की गई है। इतनी जांच तो अमेरिका भी नहीं कर रहा है। अमेरिका में जांच दर प्रति लाख पर 1420 के करीब है। भारत की बात करें तो प्रति 10 लाख पर करीब 2000 जांच की दर है। मोटे तौर पर न्यूजीलैंड में भारत की तुलना में 11 गुना ज़्यादा जांच दर रही है। नतीजा सामने है। न्यूजीलैंड अपने यहाँ कुल मामलों को 1504 पर रोक पाया, और यदि वहाँ केवल 22 लोगों की मौत हुई तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय वहाँ हुई अधिकतम कोरोना जांच को ही दिया जाएगा। केवल संक्रमण की पूरी चौकसी करते हुए जांच की गई मरीजों को आशंका के आधार पर क्वारंटीन किया गया और वायरस की कड़ी जगह जगह पूरी कड़ाई से तोड़ दी गई। लोगों ने भी सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभाया और वहाँ 7 सप्ताह के कड़े लॉकडाउन में ही कोरोना से मुक्ति मिल गई। वह आज मिसाल है। क्या बड़े या बड़ी आबादी वाले देश अपने यहाँ छोटे छोटे न्यूजीलैंड बनाकर कोरोना को मात दे सकते हैं? इस पर विचार और व्यवहार की ज़रूरत है। कोरोना को लेकर कुछ प्रचलित धारणाएं भी टूटी हैं। एक धारणा यह है कि संक्रमण जब एक निश्चित मुकाम पर पहुंचेगा तभी उसमें गिरावट आएगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने इस धारणा को धता बता दिया है। न्यूजीलैंड ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया कि किसी लोकतांत्रिक देश में कोरोना से लड़ाई आसान नहीं है। वाम शासित चीन ही नहीं, अब लोकतांत्रिक न्यूजीलैंड भी है जो चौतरफा लड़ती दुनिया के लिए तब तक प्रेरणा स्रोत रहेगा जब तक कोरोना है। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें तथा
चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 सर्च करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उस ग्रुप में शब्द चिन्ह तथा पीडीएफ दोनों मिलेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। साल 1997 में एशियाई आर्थिक संकट के मद्देनज़र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 7 देशों के उस समूह के विस्तार की ज़रूरत पर बल दिया था जिसे G7 कहा जाता है। उनकी कोशिश के चलते साल 1999 में G20 समूह की शुरुआत हुई थी और इसमें यूरोपीय संघ और 19 देश शामिल थे। अब उस घटनाक्रम के 24 साल बाद एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसी G7 के विस्तार की अपील की है और अपनी अपील को आधार देने के लिए उन्होंने इस समूह को बहुत पुराना बताया है। वैसे ट्रंप इस विस्तार से चाहते क्या हैं, यह साफ नहीं है। हालांकि तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो चाहते थे वह भी पहले स्पष्ट नहीं था। अब ट्रंप अतिरिक्त सदस्यों के रूप में भारत, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस को शामिल करते हुए G10 या G11 बनाने की सोच रहे हैं। इसका गणित स्पष्ट है, यह G11 बन जाना चाहिए, लेकिन G10 की चर्चा क्यों? गौरतलब है रूस को 2014 में इस अहम समूह से बाहर कर दिया गया था। तब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और इसी के कारण G8 तब G7 बन गया था। दिलचस्प यह है कि G7 में शामिल अन्य देशों के अधिकांश प्रमुख रूस के प्रति ट्रंप के उत्साह को साझा नहीं करते हैं, लेकिन अकेली इसी अनिश्चितता की वजह से ट्रंप की G7 विस्तार की योजना पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस समूह के विस्तार पर चर्चा करने वालों ने वर्ष 1997-99 में भी शामिल होने योग्य प्रत्याशियों पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने तब सदस्य संख्या कम रखने को ही सही माना था। उस समूह में भारत के लिए भी जगह बनी थी। वाकई 1997 में एशियाई देशों में व्यापक आर्थिक संकट के कारण वैश्विक वित्तीय स्थिरता की राह में खड़ी चुनौतियों से मुकाबले के लिए एक बड़े मंच की ज़रूरत थी और G20 ने उसकी पूर्ति की। साल 2008 के आर्थिक संकट के बाद भी G20 ने प्रभावी भूमिका निभाई थी। अब कहा जा सकता है कि तत्कालीन योजना अपेक्षाकृत ज़्यादा सोची समझी थी। दूसरी ओर ट्रंप की विस्तार योजना अच्छी तरह से सोची समझी नहीं है। दुनिया कोरोना वायरस के कारण पिछले 100 साल के सबसे खराब स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है, पर ट्रंप की नई कोशिश इस महामारी पर केंद्रित नहीं दिखती। यदि वह इस समस्या से निपटने की कोशिश में बहुपक्षवाद पर विश्वास करते तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में अपने देश के आर्थिक सहयोग को जारी रखें और इस संस्था को भीतर से बदलने के लिए मजबूर करते। इसके साथ ही समूह विस्तार की उनकी पहल महामारी के समय पैदा हुए आर्थिक संकट पर भी केंद्रित नहीं दिखती।
इस समय डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा चिंता अपने चुनाव की है। वह जीत की संभावनाएं तलाश रहे हैं। यही कारण है जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को पश्चिमी दुनिया के राजनेताओं में सबसे तेज है। चुनावी साल में अमेरिका दौरा करने से परहेज करती हैं। वह शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगी और न जाने की उनके पास अन्य वजह मौजूद हैं। मर्केल चीन के खिलाफ गुट बनाने के किसी भी प्रयास में शामिल होने को तैयार नहीं है। ट्रंप के एक सहयोगी ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप G7 की अगली बैठक में चीन के भविष्य पर चर्चा करना चाहेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें। PDF प्राप्त करने के लिए या शब्द चिन्ह या आउटलाइन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 नाम के ग्रुप से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।